एक ना फेमस कहावत है, इंसान के ना जीवन में तीन आवश्यकताएं जरूर पूरी होनी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन देखो, जब ये तीनों आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और पैसा अभी भी आ रहा है, तो इंसान क्या करेगा? फिर इंसान दूसरा घर परचेज करेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लेकिन जब इंसान देखो घरों को रहने के लिए नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए, बल्कि स्पेकुलेशन के लिए परचेज कर रहा है, तो फिर देखो, जो घरों के दाम है ना, वो आर्टिफिशियली बढ़ जाते हैं। उनका वास्तव में उतना दाम नहीं है, रियल वैल्यू कम है, लेकिन लोगों ने ना स्पेकुलेशन के लिए वो घर परचेज कर लिए हैं। इस वजह से घरों के दाम जो है वो आर्टिफिशियली बढ़ जाते हैं। एक बबल क्रिएट हो जाता है, जैसे गुब्बारा में हवा भर दी जाती है ना, वैसे ही एक बबल बन जाता है। लेकिन देखो, जब वो बबल टूटता है ना, तो ना सिर्फ बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है, इकोनॉमी को नुकसान होता है, बल्कि देश को भी नुकसान होता है। और चाइना में देखो ऐसा ही हुआ है। चाइना में कैसे ये बबल फूटा और इंडिया के लिए क्या लेसन है, सब आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, चाइना में बबल कैसे फूट रहा है उसका एग्जांपल देखिए। वहां की एवरग्रांडे कंपनी है, जैसे हमारे देश में डीएलएफ मान लीजिए। डीएलएफ से तो काफी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी चाइना की एवरग्रांडे। 300 बिलियन डॉलर्स के लोन पे डिफॉल्ट कर गई ये कंपनी। कंट्री गार्डन एक और बड़ी कंपनी है, ये भी क्रैश कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। सरकार कहती है घरों के दाम 6 से 15% घट गए हैं। ये तो सरकार का आंकड़ा है। वहां पे देखो कोटा जैसा हाल हो गया है। जैसे कोटा में कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं ना, तो वहां पे हॉस्टल सारे खाली पड़े हैं। तो वैसा ही वहां पे सिचुएशन हो गई है। 50-50% तक घरों के दाम कम हो गए हैं। लोगों ने अपने जीवन भर की जो पूंजी है, कमाई है, वो गवा दी है। कई तो नए शहर बसाए गए थे, वहां पे नए जो शहर बसाए थे खाली पड़े हैं। गोस्ट सिटीज, घर बिके ही नहीं, बिल्डिंग्स बनी पड़ी हैं लेकिन बस खाली पड़े हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि ये बबल जो था वो आखिरकार बना कैसे? देखो, चाइना में ना मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्लो हो रही थी ना, तो चाइना की सरकार ने सोचा कि हम ना रियल एस्टेट को ज्यादा एंकरेज करते हैं। रियल एस्टेट बढ़ेगा तो ये चाइना की इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। चाइना ने लोगों को एंकरेज करना स्टार्ट किया कि आप गांव छोड़ के शहरों में आइए। तो ये जो 90 से लेके 2010 के बीच के 20 साल थे ना, बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हुआ चाइना में। आज के समय में 60 से 70% जो चाइना की पॉपुलेशन है वो सिटीज में रहती है। इतना जबरदस्त अर्बनाइजेशन चाइना में हुआ है। और देखो, वहां पे ना लोकल सिटीज के पास में लैंड होता है बहुत ज्यादा। तो लोकल सिटीज के लिए तो ये कमाई का जरिया था। वो डेवलपर को लैंड बेचते, जैसे डीएलएफ को लैंड बेच दिया, वहां से कमाई कर ली, और उस कमाई से फिर लोकल गवर्नमेंट जो थी वो एम्प्लॉइज को सैलरी देती, अपना खर्चा निकालती। तो उनके लिए तो ये कमाई का जरिया था। रियल एस्टेट के दाम एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गए, डेवलपर खरीदने लगे ताकि प्रोजेक्ट बना के जनता को बेचा जा सके। तो लोकल सिटीज इससे रेवेन्यू कमाती, जमीन बेच के डेवलपर को। और डेवलपर थे बहुत चालू। वो क्या करते, चाइना में जैसे ये एवरग्रांडे कंपनी है ना, फेल हो गई। ये क्या करती, अभी प्रोजेक्ट बना नहीं है, सिर्फ लॉन्च हुआ है, सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है कि हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे। कस्टमर से बुकिंग लेना स्टार्ट कर दिया, पैसा लेना स्टार्ट कर दिया कि 5 साल बाद आपका घर बनेगा। इंडिया में भी तो ऐसा होता है। लेकिन देखो, उस प्रोजेक्ट से जो पैसा मिला, जो अभी बना ही नहीं है, उस पैसे का इस्तेमाल डेवलपर करते फिर अगले प्रोजेक्ट की जमीन परचेज करने के लिए। समझ रहे हो? कायदे से होना तो ऐसा चाहिए ना। इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा किया गया है, तो आप इसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उस पैसे का यूज करो। नहीं, प्रोजेक्ट बना नहीं है, पहले से फ्लैट बेच दिए गए, और जो पैसा मिला उस पैसे की सहायता से अगला प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीद ली गई। यानी जो कैश फ्लो है कंपनीज का, रियल एस्टेट कंपनीज का, वो बहुत कम है। आप उस पैसे से अगले प्रोजेक्ट के लिए जमीन परचेज कर रहे हो। कल को कुछ भी हुआ तो पुराने प्रोजेक्ट के लिए जो आपने पैसे ले लिए हैं, वो प्रोजेक्ट अगर आप नहीं बना पाए तो क्या करोगे? समझ गए? ये दिक्कत आई। एवरग्रांडे कंपनी इसीलिए तो फेल हुई। आगे से आगे ये जमीन लेती गई, लेकिन बाद में देखो इनके फ्लैट बिकने बंद हो गए, कैश फ्लो रुक गया। तो पुराने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इनके पास में पैसे ही नहीं है। जनता अपनी ईएमआई दे रही है, लेकिन इनके पास में फ्लैट बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसी सिचुएशन हो गई। अब लेकिन देखो, इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला, वहां पे जो रियल एस्टेट मार्केट थी वो कोलैप्स कर गई। लोग ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाई थी, लेकिन उनकी सारी कमाई खत्म हो गई।
एक अनुमान के अनुसार चाइना में 70% हाउस होल्ड्स ने इन्वेस्ट करके रखा है कहां पे? रियल एस्टेट में। चाइना की इकोनॉमी तक को नुकसान पहुंचा। 25% चाइना की जो जीडीपी है वो प्रभावित हुई रियल एस्टेट के कोलैप्स करने की वजह से। और फिर सी जिनपिंग ने भी 2016 में बोला था कि घर जो है वो रहने के लिए हैं, स्पेकुलेशन के लिए नहीं है। लेकिन देखो कुछ हुआ नहीं। चाइना ने एक्शन तो लिया लेकिन उससे बल्कि नुकसान ज्यादा हो गया। जब देखो रियल एस्टेट मार्केट में रियल एस्टेट कंपनीज के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा था ना, तो 2020 में ना चाइना ने 3 रेड लाइंस ड्रा की। चाइना ने रियल एस्टेट कंपनीज को बोल दिया हम आपको तभी कर्ज लेने देंगे जब ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं। जैसे आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो एसेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इनफ कैश फ्लो होना चाहिए, ऐसी ऐसी 3 रेड लाइंस ड्रा की थी। इसके बाद तो रियल एस्टेट कंपनीज को लोन मिलना मुश्किल हो गया। लोन मिलना मुश्किल हो गया तो वो और तेजी से कोलैप्स करने लगी, वो डिफॉल्ट करने लगी। समझ गए? कंसिक्वेंसेस ये सब हुए। देखो वहां पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर और नई घर बन रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी कोलैप्स कर गया। लोगों को जॉब्स मिलती थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, वो नहीं मिल रही हैं। और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर का भी एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़ गया। रियल एस्टेट कंपनीज फेल हो गई तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। बल्कि देखो चाइना, अब आपको पता है वर्ल्ड की कितनी बड़ी इकोनॉमी है। चाइना की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा तो वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमीज को भी सीधा सीधा नुकसान पहुंचेगा। अब चाइना कंस्ट्रक्शन का मटेरियल कुछ दूसरे देशों से भी परचेज करता था, अब नहीं परचेज कर रहा है, तो दूसरे देशों की इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ। इंडिया पे भी इंपैक्ट पड़ा। वैसे तो इंडिया में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो गई, लेकिन कुछ मटेरियल चाइना कंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया से भी इंपोर्ट करता था जो अब नहीं कर रहा है, तो इंडिया के एक्सपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा। इंडिया के लिए क्या लेसन्स हैं? देखो स्पेकुलेशन लेड ग्रोथ जो है ना हमेशा खतरनाक है। ग्रोथ रियल होनी चाहिए, हवा हवा में नहीं होनी चाहिए, स्पेकुलेशन बेस्ड नहीं होनी चाहिए। जब देखो रियल एस्टेट में दाम बढ़े, इंडिविजुअली तो देखो लोगों के लिए अच्छा था कि उन्होंने किसी घर में इन्वेस्ट किया और दाम बढ़ रहे थे, लेकिन देखो कंपोजिट रूप से देखें तो इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा था। और चाइना की सरकार को पता लग गया था कि लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ खास कर नहीं इसकी चाइना की सरकार। और देखो जब इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता है ना तो उसकी वजह से एमिशंस भी बहुत ज्यादा होता है। अब इतने सारे घर खाली पड़े हैं, सोच के देखो कितना वेस्टेज हुआ है इन्वायरमेंट को भी उन घरों को बनाने में, लेकिन सब वेस्ट। तो अर्बनाइजेशन जो है वो देखो सस्टेनेबल होना चाहिए। ये सबसे बड़ा लेसन है। चाइना में जो रियल एस्टेट बबल जो है वो फूटा। हमारे भी देखो कई शहरों में ना इसी प्रकार से स्पेकुलेशन की वजह से ना दाम प्रॉपर्टी के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसे गुड़गांव मान लीजिए। तो सरकार को ना समय रहते स्टेप लेने चाहिए ताकि इंडिया में ये बबल क्रिएट ना हो और बाद में नुकसान ना हो। तो ये सबसे बड़ा लेसन है जो हमने सीखा। अगर बात करें आज के डिस्कशन की, आज डेट देखो 10 सितंबर है। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू हम डिस्कस करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में। दूसरा इशू आज हम डिस्कस करेंगे किसानों के ऊपर जो इनडेटनेस की समस्या है, यानी कर्ज के बोझ तले वो दब जाते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, कौन सा? तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे शहरों में घोस्ट मॉल्स की समस्या से संबंधित। घोस्ट मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स की बात कर रहा हूं। तीनों इशू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पुलिस रिफॉर्म से संबंधित है। प्रकाश सिंह के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये वही प्रकाश सिंह हैं जिनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में जजमेंट दी थी पुलिस रिफॉर्म से संबंधित। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट देखो हम सबको पता है, ये घटना हुई थी और परसों मैंने इस घटना के बारे में आपको बताया भी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने आईपीएस ऑफिसर अंजना कृष्णा को फ़ोन किया था, जो कि पहुंची थी मौके पे इलीगल सैंड माइनिंग रुकवाने के लिए। तो अंजना कृष्णा ने बोला कि आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पे कॉल कीजिए क्योंकि फर्जी कॉल भी हो सकता है, मुझे कैसे पता कि आप डिप्टी सीएम अजीत पवार हो। तो इस चीज़ को ना अजीत पवार ने बहुत रिस्पेक्टफुली नहीं लिया, बल्कि वो चिढ़ गए। उन्होंने बोला कि इतना ज़्यादा डेयरिंग तुम कैसे दिखा रही हो, मैं तेरे खिलाफ एक्शन लूंगा। तो वो सारी चीज़ें हुई। तो राइटर बोलते हैं ये जो घटना हुई ना, ये एक सिम्टम है। असली बीमारी कुछ और है। असली बीमारी क्या है? असली बीमारी है पुलिस सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस।
पुलिस सिस्टम में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। और ये बीमारी आई कहाँ से? देखो, इसके लिए ना हमें इतिहास में जाना पड़ेगा कि पुलिस सिस्टम में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की शुरुआत कैसे होती है। आप ना अंग्रेजों के समय के 1861 के एक्ट को देखिए। आज भी देखो हमारी पुलिस ना अंग्रेजों के बनाए इसी कानून पे चलती है। इस कानून का नाम क्या है? पुलिस एक्ट 1861। यह कानून कब बना था? याद कीजिए, 1857 की क्रांति के बाद यह पुलिस एक्ट आया था 1861 का। अंग्रेजों को ना एक ऐसी पुलिस फोर्स उस समय चाहिए थी जो जनता की सेवा ना करे बल्कि ब्रिटिश राज की सेवा करे, जो उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दे। एक ऐसी फोर्स जो हमेशा सरकार के कंट्रोल में रहे। इसी को राइटर बोलते हैं घोस्ट ऑफ 1861। मतलब ये जो भूत है ना, उस समय जो अंग्रेजों के दिमाग में आया था कि पुलिस फोर्स हमारी सेवा करे, जनता को कंट्रोल करे, ये जो भूत है ना आज भी हमारे पुलिस सिस्टम से चिपका हुआ है। समय समय पे अनेकों कमीशंस ने चेतावनियां दी हैं। मतलब आजादी के बाद से ही एक्सपर्ट्स ने इस खतरे को पहचाना कि हमारी पुलिस फोर्स कंट्रोल करती है, सेवा नहीं करती। कई सारे कमीशंस ने इससे संबंधित रिपोर्ट दी। जैसे नेशनल पुलिस कमीशन की 1979 में रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट ने साफ साफ बोला, जब पुलिस को लगता है कि प्रमोशन काम से नहीं बल्कि नेताओं की चापलूसी से मिलता है, तब देखो सिस्टम बर्बाद हो जाता है। करियर के लिए पुलिस जो है नेताओं की फेवर लेने लगती है। ये सारी बातें बोली नेशनल पुलिस कमीशन 1979 ने। फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, स्टेट कमीशंस, केरला की रिपोर्ट आई 1959 में। इस रिपोर्ट में बोला गया कि पार्टी पॉलिटिक्स जो है पुलिस के काम में सबसे बड़ी बाधा है। पंजाब में जो स्टेट कमीशन है, इन्होंने 1961 में अपनी रिपोर्ट दी और यह बोला कि जो रूलिंग पार्टी के नेता है ना, वो पुलिस के काम में गलत तरीके से दखलंदाजी देते हैं। फिर दिल्ली कमीशन ने 1968 में अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करप्शन की एक बड़ी वजह है। सोचिए, 60s और 70s से ये बातें हो रही हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रोका जाए पुलिस की कार्यप्रणाली में, लेकिन हालात अब भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं इतने सालों बाद भी। राइटर बोलते हैं 2 घटनाएं देखो ऐसी थी जिन्होंने बहुत शर्मसार कर दिया पुलिस सिस्टम को। एक तो देखो 1975 से लेकर 77 के बीच में जो इमरजेंसी का पीरियड था ना, ये वो पीरियड था जिसे भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर काला धब्बा बोला जाता है। इस दौरान पुलिस को ना सरकार ने एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया, एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया। पॉलिटिकल राइवल्स को जेल में डाला गया, नागरिकों से उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो छीन लिए गए। पुलिस ने वो सब किया जो सरकार ने बोला। एक तो ये घटना, और दूसरी घटना 1984 के एंटी सिख राइट्स। इन राइट्स में क्या हुआ था? दिल्ली की सड़कों पे ना कत्ले आम हो रहा था और पुलिस जो है वो मूक दर्शक बन के सिर्फ देख रही थी, क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर था कि एक्शन मत लो। यहां पे देखो रूल ऑफ लॉ पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। समझ रहे हो? पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बन के देखती रही। काफी बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है वो सरकार की आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करती है और दंगों में प्रॉपर एक्शन नहीं लेती। इमरजेंसी के बाद में ना एक कमीशन बना था, शाह कमीशन। ये वो वाले शाह नहीं है जो अमित शाह हैं आज के, उस समय अलग शाह थे। नाम तो मुझे भी याद नहीं है, आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ये कौन से शाह थे। तो इस शाह कमीशन ने ना एक बात बोली थी, अगर देखो इस घटना को दोबारा होने से रोकना है ना, कि जिस प्रकार से इमरजेंसी में और एंटी सिख राइट्स में भी बाद में घुटने टेक दिए थे पुलिस ने, तो कमीशन ने बोला कि अगर देखो इस घटना को दोबारा से रोकना है तो सिस्टम को बदलना होगा। हमें ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां पे ना ऑफिसर बिना डर के अपनी ड्यूटी कर सके। दुख की बात यह है कि शाह कमीशन ने जो सजेस्ट किया था वो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, नेवर इंप्लीमेंटेड। समझ गए? अब इसके बाद में फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की 2006 में।
प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दी। प्रकाश सिंह एक रिटायर्ड डीजीपी हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, उस समय भी वो रिटायर्ड ही थे। उन्होंने ना एक पीआईएल डाली थी, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ना 7 डायरेक्टिव्स दिए पुलिस रिफॉर्म से संबंधित। इन्हें पुलिस रिफॉर्म का आप कह सकते हो मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। ये 7 डायरेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहला डायरेक्टिव, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए। मतलब एक ऐसा कमीशन बनाओ जिसमें ओपोजिशन लीडर और इंडिपेंडेंट मेंबर हों। ये पुलिस को ना पॉलिटिकल प्रेशर से बचाएगी। ये कमीशन एक बफर का काम करेगी। नेक्स्ट है पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक ऐसा बोर्ड बनाओ जो पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन ये सब देखेगा। इससे होगा क्या? इससे ना पनिशमेंट जो पोस्टिंग हो जाती है ना वो बंद होगी, क्योंकि ये बोर्ड ही सारे फैसले लेगा किसकी ट्रांसफर करनी है, किसको कहां पे भेजना है। फिर नेक्स्ट है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। मतलब स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऐसी अथॉरिटी बनाओ जहां लोग पुलिस के खिलाफ सीरियस जो कंप्लेंट्स है ना वो फाइल कर सकें। ये पुलिस को अकाउंटेबल बनाने के लिए कदम था। नेक्स्ट, मेरिट बेस्ड डीजीपी सिलेक्शन। डीजीपी को ना मेरिट के बेस पे चुनो और यूपीएससी से पैनल बनवाओ, और उसके बेस पे सरकार फिर यूपीएससी के पैनल से किसी को एज ए डीजीपी चुने। नेक्स्ट, फिक्स्ड टेन्योर फॉर ऑफिसर्स। जो ऑफिसर्स है ना, जैसे डीजीपी है, एसपी है, डीएसपी है, इन जैसे ऑफिसर्स का ना कार्यकाल कम से कम 2 साल का होना चाहिए। फिक्स 2 साल का कार्यकाल या फिर निश्चित फिक्स कार्यकाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर 2 महीने में ट्रांसफर कर दी जाए, फिर ट्रांसफर का डर दिखा के पॉलिटिशियन अपना काम निकलवाते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। बड़े शहरों में ना इन्वेस्टिगेशन विंग को लॉ एंड ऑर्डर से अलग कर दो। इससे इन्वेस्टिगेशन की जो क्वालिटी है ना वो इंप्रूव होगी। डायरेक्टिव ये था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जैसे स्टेट लेवल पे स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाना है ना, उसी प्रकार से नेशनल लेवल पे भी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों से उस समय देखो ऐसा लगा था कि अब तो सब बदल जाएगा, पुलिस अब ज्यादा सेंसिटिव बनेगी, अकाउंटेबल बनेगी, और पुलिस जो है अब रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करेगी। लेकिन देखो सारी उम्मीदें जो हैं वो गलत साबित हुई, फेल हो गई, क्योंकि देखो रिफॉर्म नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के बावजूद रिफॉर्म नहीं आए। उसके भी रीजन हैं। सबसे पहले लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। किसी भी पार्टी के नेता पुलिस के ऊपर ना अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते थे। उनके लिए पुलिस पावर का एक टूल है, इस वजह से वो पुलिस रिफॉर्म लाना ही नहीं चाहते। वो पुलिस को एक हथियार के तौर पे, टूल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरा है ब्यूरोक्रेटिक रेसिस्टेंस। देखो ब्यूरोक्रेसी भी ना पुलिस पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहती, खास करके आईएएस लॉबी, इसलिए वो भी रिफॉर्म नहीं लेके आए, रिफॉर्म लाने में इच्छुक नहीं है। तीसरे नंबर पे डाइल्यूशन ऑफ लॉज। देखो स्टेट्स ने कानून तो बनाए हैं पर उन्हें इतना कमजोर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की जो आत्मा है वही मर गई है। मतलब ये 7 डायरेक्टिव्स सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे और दिखाने के लिए पेपर पे कुछ कुछ एक्शन स्टेट गवर्नमेंट्स ने लिया, लेकिन वो एक्शन इस प्रकार से लिया कि वो सिर्फ पेपर पे एक्शन था और ग्राउंड लेवल पे उसका असर ना के बराबर था। कुल मिला के देखो CHRI की रिपोर्ट कहती है, CHRI मतलब कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, CHRI की रिपोर्ट कहती है स्टेट्स ने ठीक ढंग से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स को लागू नहीं किया। इससे पता चलता है कि जो प्रॉब्लम है पुलिस रिफॉर्म्स की कितनी ज्यादा गहरी है। अब राइटर अपनी तरफ से सॉल्यूशन देते हैं। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि सरकार ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, कुछ कुछ कोशिशें सरकार ने की। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने ना एक कंसेप्ट दिया था स्मार्ट पुलिस का, ये आप आंसर राइटिंग में जरूर यूज कीजिए ये कीवर्ड। जब भी पुलिस रिफॉर्म की बात आती है तो स्मार्ट पुलिस का कंसेप्ट हमें जरूर लिखना है। स्मार्ट का मतलब है यहां पे S फॉर सेंसिटिव, M फॉर मोबाइल, A फॉर अकाउंटेबल, R फॉर रिस्पॉन्सिव और T फॉर टेक सेवी। तो ये पूरा मतलब है स्मार्ट का। तो ये विजन बहुत अच्छा है लेकिन जमीन पर उतारने में दिक्कत है। एक्चुअल में देखो पुलिस जो है ना एक स्टेट सब्जेक्ट है,
ये 7वें शेड्यूल की स्टेट लिस्ट में आता है। 7वां शेड्यूल जो है ना, स्टेट और सेंटर के बीच में पावर डिवाइड करता है, तो 7वें शेड्यूल की स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस। इसका मतलब देखो, कानून बनाने और लागू करने का जो अधिकार है ना पुलिस से संबंधित, वो स्टेट्स के पास में है। सेंटर सिर्फ सलाह दे सकता है, सेंटर सिर्फ एक मॉडल एक्ट बना सकता है। एक्चुअल में जो एक्शन लेना होगा, एक्चुअल में जो पावर है, वो स्टेट्स के पास में है। आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाता है। अगर देखो सेंटर रिफॉर्म्स को लेके सीरियस होता, तो जिन स्टेट्स में उनकी पार्टी की सरकार है, फॉर एग्जांपल जिन स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है, वहां तो कम से कम 100% इन पुलिस रिफॉर्म्स के पॉइंट्स को इंप्लीमेंट किया जाता। लेकिन वहां भी हालात बहुत अच्छे नहीं है, तो मतलब पॉलिटिकल विल की कमी को दिखाता है। अब देखो लास्ट में ना राइटर इसे हमेशा की तरह विकसित भारत से जोड़ते हैं। हमें 2047 से पहले भारत को विकसित भारत बनाना है। 2047 से पहले हम हमारे देश की इकोनॉमी को $30 ट्रिलियन की बनाना चाहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी। सोचो, इतनी बड़ी इकोनॉमी की बिल्डिंग क्या कमजोर नींव पर खड़ी हो सकती है? नींव क्या है? नींव है हमारे देश में स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर। ये नींव है रूल ऑफ लॉ। अगर देखो हमें विकसित भारत बनाना है, तो एक प्रोग्रेसिव, मॉडर्न और इंडिपेंडेंट पुलिस की हमें आवश्यकता है। तो अंजना कृष्णा जैसे जो ऑफिसर्स हैं ना, वो हैं उम्मीद की किरण। तो ऐसे ऑफिसर्स का हमें सम्मान करने की आवश्यकता है। ऐसे ऑफिसर्स की हमें पीठ थपथपाने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, भारत के बहुत सारे किसान जो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, कर्ज के बोझ तले सुसाइड कर लेते हैं, इस इशू से संबंधित है। देखो शुरुआत में राइटर ये बोलते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है आज भी, लेकिन ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स क्या है? हमारा देश देखो अनाज उगाने में आगे है, बट अनाज उगाने वाले जो किसान हैं वो कर्ज में डूबे हैं। ये समस्या देखो आज की नहीं है, ये समस्या दशकों से है। बट हालात देखो खास करके कोविड-19 की महामारी के बाद में और भी ज़्यादा खराब हो गए हैं। आप कुछ डेटा देखिए। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का डेटा है 2003 में 48.6% फार्मर फैमिलीज ऐसी थी जिनके ऊपर कर्ज था। लेकिन 16 साल बाद यानी 2019 में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 50.2%। बल्कि देखो नाबार्ड नाफिस की जो रिपोर्ट है वो तो एक कदम आगे जाती है। वो कहती है 55% जो फार्मर हाउस होल्ड्स हैं उनके ऊपर कर्ज था 2021-22 की रिपोर्ट में ये बोला गया। इसके बाद आरबीआई का डेटा ये कहता है 2019 से लेकर 2024 के बीच में ना एग्रीकल्चर लोन जो है वो 137% बढ़ गया। मतलब 5 सालों में डबल से भी ज़्यादा हो गया एग्रीकल्चर लोन। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा ये कहता है 2019 में ना 10,281 फार्मर्स ने सुसाइड किया, 2022 में 11,290 फार्मर्स ने सुसाइड किया। तो ये डेटा आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। अब मुद्दे की बात करते हैं। किसान जो है वो कर्ज के बोझ तले क्यों जा रहे हैं? 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन सीधा सीधा पॉइंट मैं आपको बताऊं मजे नहीं आते, लिख के साथ साथ याद रहते हैं आपको। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फार्म होल्डिंग से संबंधित। फार्म होल्डिंग से संबंधित देखो अमेरिका में ना एक किसान के पास में एवरेज जानते हो कितनी जमीन है? 189 हेक्टेयर। और इंडिया में एवरेज एक किसान के पास सिर्फ 0.74 हेक्टेयर। आप बोलोगे फर्क क्या है? फर्क देखो बहुत ज्यादा है। लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का जो साइज है वो घटता जा रहा है। अब इससे होता क्या है, छोटी छोटी जमीनों पे ना एक किसान के पास में 0.85 हेक्टेयर है, एक के पास में 1 हेक्टेयर है, तो इतने छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पे ना बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। लागत ज़्यादा आती है खेती करने में और प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। समझ गए? डेटा ये कहता है 1991 में हमारे देश में
80.6% जो फार्मर्स थे वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे, लेकिन 2021 आते आते ये आंकड़ा बढ़ के हो गया है 92%। सोच के देखो, 100 में से 92 फार्मर्स हमारे देश में स्मॉल और मार्जिनल हैं। और अमेरिका में एवरेज के तौर पे एक किसान के पास कितनी जमीन है? 189 हेक्टेयर। ये देखो, इतनी ज्यादा। तो ये पहला रीजन है जिसकी वजह से किसान कर्ज के बोझ तले दब जाता है। इसके बाद दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो, जो इनपुट के दाम हैं, जैसे खाद है, बीज है, पेस्टिसाइड्स है, सब महंगा हो गया है। और एक चीज खास बात आपको बताऊं, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था हमारे देश में 1960s में। अब एक आपको फैक्ट दुखद है लेकिन इंटरेस्टिंग है, आपको बताऊं। देखो उस समय 1960s में जितना फर्टिलाइजर चाहिए था ना, मान लीजिए 100 यूनिट पैदावार के लिए, आज ना बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए 1960s के मुकाबले में 100 यूनिट पैदावार के लिए। मतलब सेम प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर की जो मात्रा है वो आज ज्यादा चाहिए, ऐसी जमीन हो गई है। इससे ना, इस चीज को ना एक टर्म राइटर बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं? इनपुट कॉस्ट ट्रेडमिल। इनपुट कॉस्ट ट्रेडमिल मतलब किसान दौड़ता रहता है बट आगे नहीं बढ़ पाता। दौड़ता रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता, ट्रेडमिल की तरह। क्यों? क्योंकि हर साल उसे ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए सेम प्रोडक्शन के लिए। तो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन इंक्रीज भी हो जाए तो इनपुट पे कॉस्ट ज्यादा आ जाती है। ये दिक्कत है। तो ये है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? राइजिंग कॉस्ट। तीसरा पॉइंट क्या है? स्टैग्नेंट प्रोडक्टिविटी। मतलब फसलों की जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो नहीं बढ़ पा रही है। एक तरफ लागत बढ़ रही है लेकिन पैदावार नहीं बढ़ रही है। आप ना वीट को छोड़ दो या फिर राइस को छोड़ दो, इन दो फसलों को छोड़ दो, बाकी तो देखो दालें हैं या फिर ऑयल सीड्स हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी ना हमारे देश में बहुत कम है। इसलिए तो किसान इन्हें उगाते नहीं हैं। हालांकि और भी रीजंस हैं, पल्सेस और ऑयल सीड्स उगाने के लिए एमएसपी सरकार अनाउंस नहीं करती। फिर आते हैं चौथे रीजन पे। चौथा रीजन क्या है? जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है ना, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जैसे बैंकों की तरफ से लोन मिलना, ये सब बहुत कम है। आज भी 24.5% किसान, यानी 4 में से 1 किसान ऐसे हैं जो लोकल मनी लेंडर से लोन लेते हैं, साहूकार से लोन लेते हैं। और लोकल साहूकार आपको पता है बहुत महंगा लोन देता है, समझ गए? तो साहूकार से जब किसान लोन लेते हैं ना, तो ब्याज इतना ज्यादा होता है कि किसान उस ब्याज को चुकाने के लिए फिर से लोन लेता है और किसान डेट ट्रैप में फंस जाता है। और बहुत सारे जो किसान हैं वो इस विशियस साइकिल में फंस के फिर सुसाइड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है मार्केट एक्सेस इश्यूज। अब इस पॉइंट में राइटर ये कहते हैं कि देखो आज भी किसान जो है डायरेक्टली अपनी फसल नहीं बेच पाता, बीच में मिडलमैन बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा जाता है। जैसे वेजिटेबल्स हैं, किसान ने टमाटर उगाया, किसान को अपनी टमाटर की फसल डिस्ट्रेस में बेचनी पड़ी, लेकिन मिडलमैन सारा मुनाफा खा गया और कस्टमर तक जो टमाटर पहुंच रहा है वो महंगा पहुंच रहा है। तो ऐसी सिचुएशन बहुत होती है। छोटे किसानों के पास में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती कि वो अपनी जो फसल है वो स्टोर करके रख सके और जब दाम बढ़े तब बेच के। और किसान तो बल्कि देखो वैल्यू एडिशन भी नहीं कर पाते। वैल्यू एडिशन मतलब किसान गेहूं बेच देता है, अगर जैसे कोई कंपनी है उसका आटा बनाकर बेचती है तो उसे डबल दाम मिलते हैं, तो किसानों को वैल्यू एडिशन का फायदा नहीं मिल पाता। जैसे किसान डायरेक्टली टमाटर बेच देता है, अगर उसका सॉस बना के बेचे तो ज्यादा फायदा हो। तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, हर एक किसान तो सॉस बनाने की फैक्ट्री नहीं लगा सकता। तो ये 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से किसान जो है वो डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन राइटर देते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। एकता में बल है। जब देखो छोटे किसान मिल के, जैसे ये रमेश की मशीन, ये रमेश की जमीन, ये सुरेश की, ये महेश की, ये दिनेश की, अब ये चारों किसान अपने खेतों को जोड़ के
एक साथ खेती करें तो इनको फायदा हो। क्यों? क्योंकि देखो अब खेत का साइज बढ़ गया, चारों ने अपना खेत जोड़ दिया, तो बड़ी मशीन यूज हो सकती है, नई टेक्नोलॉजी काम कर सकती है, इससे लागत कम हो जाएगी खेती की। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का ये फायदा होता है। फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग से देखो बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। 100 किसान मिलकर बीज खरीदेंगे तो सस्ता मिलेगा, जब मिलकर अपनी फसल बेचेंगे तो अच्छा दाम मिलेगा। और इवन कोऑपरेटिव फार्मिंग में ना क्या होता है, जब किसान मिल के खेती करते हैं ना, तो फिर देखो लोन भी आसानी से मिल जाता है। एक किसान को बैंक लोन नहीं देगा, लेकिन 100 किसानों के ग्रुप को बैंक आसानी से लोन दे देगा। राइटर एग्जाम्पल भी देते हैं अमूल का। अमूल देखो डेयरी कोऑपरेटिव है। अमूल ने ना दूध प्रोड्यूसर्स की जिंदगी बदल के रख दी। वैसे ही ये मॉडल जो है खेती में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सरकार देखो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। ये कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ सरकार का एक अच्छा कदम है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी किसानों का ग्रुप होता है। फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या है? इनकम डाइवर्सिफिकेशन। मतलब डोंट पुट ऑल योर एग्स इन सिंगल बास्केट। किसान सिर्फ खेती ना करें, सिर्फ फार्मिंग ना करें, किसान साथ के साथ दूसरे जो इनकम के सोर्सेज हैं उन पे भी ध्यान दें। जैसे देखो पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मधुमक्खियों को पालना जिसे बोलते हैं एपीकल्चर, या फिर रेशम के कीड़े पालना जिसे बोलते हैं सेरीकल्चर। तो अगर देखो किसान खेती के साथ साथ ये सारे काम करता है ना, मान लीजिए फसल बर्बाद हो गई, जैसे अभी ज़्यादा बारिश की वजह से बहुत सारे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, तो दूसरी चीज़ों से इनकम जरूर आएगा। मतलब रिस्क कम हो जाता है जब डाइवर्सिफिकेशन होता है। इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। फिर तीसरा सॉल्यूशन राइटर देते हैं रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। लागत जो है खेती की वो कम करना और मुनाफा बढ़ाना। ये कैसे हो सकता है? अभी जैसे फार्मर ना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है जो डायरेक्टली बताती है कि आप कौन से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए, कितनी मात्रा में, ज़मीन को क्या चाहिए। तो इस स्कीम का किसानों को ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग और इनऑर्गेनिक दोनों का मिक्स यूज़ किसान करें, इससे ज़मीन भी अच्छी रहेगी और खर्चा भी कम होगा। मतलब टोटल और ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते तो दोनों का मिक्सचर यूज करें, ऑर्गेनिक प्लस में इनऑर्गेनिक। फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में कंसेप्ट ये बोलता है सिर्फ केमिकल नहीं, बल्कि देखो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए आप नेचुरल तरीके अपनाओ। सिर्फ केमिकल का यूज नहीं करो, बल्कि कीट पतंगे जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए नेचुरल तरीके का भी इस्तेमाल आप करो। ये होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। फिर है नेक्स्ट सॉल्यूशन बेटर मार्केट लिंकेजेस। देखो एफपीओ और कोऑपरेटिव से डायरेक्ट कंपनीज को माल बेच सकती हैं। फॉरेन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना किसानों की, वो टमाटर बेचने के बजाय टोमेटो सॉस बना सकती है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया। तो वैल्यू एडिशन होगा तो इससे मुनाफा भी ज़्यादा होगा। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को देखो स्टोरेज की व्यवस्था, कोल्ड चेन्स की व्यवस्था, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये सब गांव के पास बनाने होंगे। और सरकार ने जो ये स्कीम चलाई है ना, ई-नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, ये भी देखो इसी दिशा में एक प्रयास है। तो लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, देखो किसानों का जो कर्ज है ना, एक मल्टी डायमेंशनल समस्या है। इसके कारण अलग अलग डायमेंशंस में है, इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, सोशल रीजंस भी हैं, स्ट्रक्चरल रीजंस भी हैं। तो आर्टिकल में जो सॉल्यूशन दिए गए हैं ना, बहुत प्रभावी हैं, इफेक्टिव हैं। अगर देखो हमें 2047 से पहले विकसित भारत बनाना है तो फार्मर वेलफेयर जो है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। MS स्वामीनाथन जी का कोट है, इफ एग्रीकल्चर गोज रोंग, अगर एग्रीकल्चर में गलत हो जाता है तो नथिंग एल्स विल हैव ए चांस टू गो राइट इन द कंट्री, फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा देश में। इफ एग्रीकल्चर गोज रोंग नथिंग एल्स विल हैव ए चांस टू गो राइट इन द कंट्री। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, घोस्ट मोल्स की समस्या से संबंधित है। आप ना सिलेबस में GS पेपर 1 में जो अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक है ना,
वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखो हमारे देश में जो ये शॉपिंग मॉल्स आजकल काफ़ी ज़्यादा खुल रहे हैं ना, इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये शॉपिंग के लिए होते हैं शॉपिंग मॉल्स। ये शॉपिंग मॉल्स ना सोशल हब बन गए हैं। लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं शॉपिंग मॉल्स में, फैमिलीज आउटिंग के लिए जाती हैं, डाइनिंग के लिए जाती हैं, इकट्ठे बैठ के वहाँ पे खाना खाना। तो मतलब ये शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं वो मल्टी फंक्शनल स्ट्रक्चर होते हैं। अर्बन लाइफ में शॉपिंग मॉल की जो इंपॉर्टेंस है वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखो ये डेटा है, कुछ खास डेटा नहीं है, बस दिया हुआ है। बेंगलुरु में ना रिटेल लीजिंग में जो है ना, रिटेल लीजिंग मतलब शॉपिंग मॉल्स में जो दुकानें होती है ना उनको लीज पर देना, उसमें ना 39% की ग्रोथ देखने को मिली। कंपेयर टू चेन्नई में ये ग्रोथ 13% की और हैदराबाद में ये ग्रोथ 12% की। तो कोई खास डेटा नहीं है। पॉइंट ये है कि बेंगलुरु में शॉपिंग मॉल्स की दुकानें ज़्यादा किराए पे दी जा रही हैं, इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही हैं। चलो ये तो हुआ एक बैकग्राउंड। अब बात करते हैं जिस पे ये आर्टिकल बेस्ड है, गोस्ट मॉल्स क्या हैं, भूतिया मॉल्स। ये देखो ये तस्वीर जो है ये क्या है, ये भूतिया मॉल है। ये ना गोस्ट मॉल एक टेक्निकल टर्म है रियल एस्टेट में। गोस्ट मॉल मतलब ऐसा शॉपिंग सेंटर जहां पे देखो 40% से ज्यादा जो स्पेस है वो खाली पड़ा है और जो फुट ट्रैफिक है बहुत ज्यादा कम हो गया है, मतलब बहुत कम लोग जा रहे हैं, ऐसा मॉल। इसकी वजह से ओवरऑल जो कॉमर्शियल वैल्यू है ना उस मॉल की कम हो गई है। आप भी देखते होंगे दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे ऐसे मॉल हैं जो पहले काफ़ी ज़्यादा आबाद हुआ करते थे, लेकिन अब वहाँ पे स्पा सेंटर वगैरह खुले हुए हैं, आधी दुकानें खाली पड़ी हैं। तो वो क्या है, वो घोस्ट मॉल्स हैं। समझ गए? अब बेंगलुरु के कुछ मॉल्स के एग्जाम्पल दिए जाते हैं जो काम के नहीं है, ग्रैंड सिग्मा, ईटीए मॉल, सेंट्रो मॉल। क्योंकि ये जो आर्टिकल हैं हम तो जनरलाइज्ड वे में डिस्कस करेंगे, हम किसी सिटी स्पेसिफिक नहीं डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये घोस्ट मॉल्स आजकल ज्यादा क्यों बन रहे हैं, मतलब शॉपिंग मॉल फेल क्यों हो रहे हैं। अब इसके पीछे राइटर कुछ रीजंस देते हैं। आप बोलोगे सर अभी भी तो आपने बताया कि बेंगलुरु में रिटेल लीजिंग में ग्रोथ देखने को मिली और दूसरे ही पॉइंट में आप बोल रहे हो कि घोस्ट मॉल्स की संख्या बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये नए मॉल भी तो बन रहे हैं ना, नए मॉल बन रहे हैं, पुराने मॉल फेल हो रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो घोस्ट मॉल्स की संख्या बढ़ रही है, इसके 5 रीजंस हैं, मेनली 4 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन क्या है, ई कॉमर्स की सुनामी। आज के समय में देखो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा से लोग सामान मंगवाना पसंद करते हैं। कन्वीनियंस रहता है, घर बैठे डिलीवरी मिल जाती है, डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। कोविड की महामारी के बाद तो ऑनलाइन ऑर्डर करना, इस चीज़ का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लोग बाहर जाने से डरते हैं, कार पार्क कहाँ करेंगे, टाइम ज़्यादा जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो मतलब ऑनलाइन शॉपिंग आज के समय में लोगों की हैबिट बन गई है। अगर कस्टमर को देखो ऑनलाइन सामान सस्ता मिलेगा तो वो मॉल क्यों जाएंगे, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट इन सब की काफ़ी बढ़िया होती है। नेक्स्ट है आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुअर मेंटेनेंस। सोचो एक मॉल जो 15 साल पहले बना था, अब उसका डिजाइन पुराना हो गया है, वहां पे पार्किंग स्पेस कम है 15 साल पुराने मॉल में, लिफ्ट भी काफी स्लो चलती हैं। तो बराबर में एक नया मॉल खुलेगा तो लोग नए मॉल में जाना पसंद करेंगे जो चमक रहा है, इसमें बेटर ब्रांड्स हैं, बेटर फूड कोर्ट है, बेटर एक्सपीरियंस है। तो नेचुरली देखो कस्टमर पुराने मॉल में नहीं जाएगा, नए मॉल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं मार्केट सैचुरेशन एंड कंपटीशन। जो मॉल टाइम के साथ में इवोल्व नहीं करता वो पीछे रह जाता है। ये दूसरा रीजन है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल चैलेंजेस एंड टेनेंट लॉस। देखो आज का कंज्यूमर सिर्फ सामान नहीं खरीदता, वो एक्सपीरियंस खरीदता है। वो ये देखता है कि ब्रांड ने उसको कैसे फील करवाया। इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिटेल। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिटेल। कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए आता है कि मुझे कैसे ट्रीट करवाया जा रहा है। तो लोग ना मॉल जाते हैं, वहां पे आजकल वो जाने लगे हैं वीआर गेमिंग के लिए।
यूनिक डाइनिंग कंसेप्ट्स के लिए, इवेंट परफॉर्मेंस के लिए वो जाते हैं, मतलब लाइव इवेंट चल रहे होते हैं उसको देखने के लिए वो जाते हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस मॉल्स में होते हैं उनको देखने के लिए वो जाते हैं। तो जब देखो पुराने ट्रेडिशनल मॉल्स ये सब चीज़ें नहीं करते ना, वहाँ पे फुटफॉल कम होता है, लोग कम आते हैं, लोग कम आते हैं तो जिनका वहाँ पे दुकान किराए पे है वो बोलने लगते हैं कि यार आप किराया कम करो, इस मॉल में तो जनता ही कम आ रही है, हमारा सामान कम बिक रहा है। बहुत सारे जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो बंद हो जाते हैं कम फुटफॉल के कारण। तो मॉल चलाना फिर महंगा पड़ जाता है, क्योंकि मॉल के खर्चे तो उतने ही हैं, सिक्योरिटी का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, बिजली का खर्चा, ये सारे खर्चे तो उतने ही हैं। लेकिन कुछ आउटलेट बंद हो गए, कुछ ने बोला किराया कम कर दीजिए, तो मॉल जो है ऐसी सिचुएशन में फिजिकल चैलेंजेस फेस करने लगता है और फिर वो धीरे धीरे बंद होने की कगार पे आ जाता है। समझ गए? लेकिन देखो ये तो हमने बात की कि मॉल आखिरकार क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं, मतलब घोस्ट मॉल क्यों ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन हमें चिंता करने की क्यों आवश्यकता है? अर्बन चैलेंज क्या है? राइटर सबसे पहला अर्बन चैलेंज देते हैं इन्वायरमेंटल कॉस्ट। जब देखो एक मॉल बनता है ना तो बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, जैसे सीमेंट, स्टील, ग्लास, वाटर। अब पूरा मॉल बनने में ना कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी हाई होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में बहुत पोल्यूशन हो चुका होता है। जब ये पूरा स्ट्रक्चर फेल होता है ना और खाली पड़ा रहता है तो मतलब रिसोर्सेज की कंप्लीट वेस्टेज, इतना सारा जो रिसोर्सेज यूज हुआ सबकी कंप्लीट वेस्टेज। तो ये तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बिल्कुल ही खिलाफ है। दूसरी दिक्कत ये है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिकली कैसे नुकसान होता है मॉल के घोस्ट मॉल में तब्दील होने में, यानी मॉल के बंद होने में। देखो ये जो मॉल्स है ना ये किसी भी सिटी के ना प्राइम लैंड पे बना होता है, कई बार शहर के बीचों बीच, और जमीन की जो कीमत होती है वो करोड़ों में होती है। लेकिन जब वो मॉल बंद हो जाता है या घोस्ट मॉल में तब्दील हो जाता है तब ये प्राइम लैंड जो है वो रह जाएगा अंडर यूटिलाइज्ड, मतलब उस प्राइम लैंड का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। मॉल ओनर्स ने हो सकता है कि लोन लिया हो, वो डिफॉल्ट कर जाते हैं क्योंकि मॉल चल नहीं रहा है। इकोनॉमी के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाता है बैंकों का, बहुत सारे लोगों का रोजगार चला जाता है, एम्प्लॉयमेंट लॉस होता है। तो ये सारे नुकसान होते हैं किसी भी मॉल के घोस्ट मॉल में तब्दील होने में। तीसरा नुकसान क्या होता है? तीसरा नुकसान होता है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट मतलब जब मॉल बंद हो गया, अब बिल्डिंग खाली पड़ी है, अब इससे क्या होता है खाली पड़ी बिल्डिंग के आसपास के जो एरिया है ना वो अनसेफ हो जाते हैं, वहाँ पे वो नशेड़ी वगैरह आने लगते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर जाती है और इससे सिटी की जो इमेज है वो भी खराब हो जाती है। तो ये सोशल कॉस्ट है। तो ये सारी कॉस्ट हैं किसी भी मॉल के घोस्ट मॉल में तब्दील होने से। अब राइटर सॉल्यूशन की बात करते हैं। राइटर सॉल्यूशन देते हैं एडेप्टिव रीयूज। एडेप्टिव रीयूज का मतलब क्या है? जो मॉल्स घोस्ट मॉल में तब्दील हो गए हैं ना, उनकी जो पुरानी बिल्डिंग खाली पड़ी है उस पुरानी बिल्डिंग को ना नए काम के लिए मॉडिफाई किया जाए, इसे बोलते हैं एडेप्टिव रीयूज। यानी उसको तोड़ने के बजाय, डिमोलिश करने के बजाय उसे रीपर्पज करना, अलग पर्पज के लिए उसे इस्तेमाल करना, इसे बोलते हैं एडेप्टिव रीयूज। इससे देखो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर फ्रेम है वो यूज हो जाता है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट बच जाती है। जैसे देखो आपको एग्जांपल देता हूं, कोई मॉल बंद हो गया, जैसे ये एग्जांपल दिया भी हुआ है, गोपालन इनोवेशन मॉल है, पहले शॉपिंग मॉल हुआ करता था, आजकल वीएफएस ग्लोबल ऑफिसेज यहाँ पे हैं, टोटल मॉल है, बंद हो गया। वहाँ पे अब जेप्टो ने वो मॉल रेंट पे ले लिया, जेप्टो का ऑफिस है वहाँ पे। इन्फेंट्री रोड पे मॉल है, पहले मॉल हुआ करता था लेकिन अब स्पर्श हॉस्पिटल है। अब ये बेंगलुरु का एग्जाम्पल है, मैंने बोला ना सिटी स्पेसिफिक एग्जाम्पल हम याद नहीं रखेंगे, लेकिन बात यह है तोड़ने के बजाय उसको यूज कर लिया गया। लेकिन राइटर बोलते हैं ये तो देखो बाद की बात है। कई सारे देशों में जैसे यूएसए में जो डेड मॉल्स थे उनको स्कूल के तौर पे, चर्च के तौर पे, डेटा सेंटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइना ने बंद हुए मॉल्स को अपार्टमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया है। यूरोप ने भी बंद हुए मॉल्स को कल्चरल और कम्युनिटी सेंटर्स के तौर पे इस्तेमाल किया है। राइटर बोलते हैं देखो ये तो चलो वो वाली बात है कि
मोल बंद हो गया उसके बाद सोचा कि कैसे इसको यूज किया जाए। लेकिन ना असल में सॉल्यूशन ये है, हम मोल के फेल होने के बाद सॉल्यूशन सोचें। इससे अच्छा जब शॉपिंग मॉल को डिजाइन किया जाए ना, तभी से एग्जिट स्ट्रेटेजी फिक्स होनी चाहिए कि कल को मॉल फेल हो गया तो प्लान बी क्या है। जैसे यूपीएससी एस्पायरेंट्स का प्लान बी होता है ना, वैसे ही जो शॉपिंग मॉल के ओनर हैं वो प्लान बी पहले से तैयार करके रखें। कुछ सालों में अगर फेल हो गया तो मॉल का इस वजह से इस्तेमाल किया जाएगा। जब डेवलपर बिल्डिंग प्लान सबमिट करे ना, तो उसके लिए मैंडेटरी बना दिया जाए कि बिल्डिंग का अल्टरनेटिव यूज क्या होगा। जैसे अगर शॉपिंग मॉल फेल हो गया तो हम इसे हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर इसे हम ऑफिस बना के लीज पर दे देंगे। जो भी है, प्लान भी तैयार होना चाहिए। तो की डायनामिक्स मतलब की पॉइंट्स इस आर्टिकल से देखो ये निकल के आते हैं। पहली चीज है, शहर कोई भी ना स्टैटिक नहीं होता। अर्बन एरिया स्टैटिक नहीं होते, कॉन्स्टेंटली वो इवोल्व होते हैं। जो शॉपिंग मॉल आज रेलेवेंट है, कल वो आउटडेटेड हो जाएगा। ई कॉमर्स आ गया, इसने फिजिकल रिटेल को बहुत बुरी तरह से चैलेंज किया है। पहला की टेक अवे ये है इस आर्टिकल से। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी मतलब सस्टेनेबल सिटीज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ज्यादा ट्रीज उगा दिए, नहीं, इसका मतलब है रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज करना। तो एडेप्टिव यूज जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया, इससे संबंधित यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है। फिर गवर्नेंस से संबंधित पॉइंट, जो गोस्ट मॉल्स हैं वो पुअर प्लानिंग का नतीजा है। फ्यूचर स्मार्ट सिटीज को देखो, फ्लेक्सिबल लैंड यूज पॉलिसीज की जरूरत है। हमें ऐसी बिल्डिंग्स डिजाइन करनी है जो फ्यूचर चेंजेस को अडेप्ट कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। पुलिस रिफॉर्म से संबंधित क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और 250 शब्दों में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये हिंदी में है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं एक बार फिर से। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।